हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ईगल आईएएस द स्टडी जोन में। साथियों, आर्ट एंड कल्चर के तहत इसके पूर्व हम लोगों ने मौर्य काल के दौरान कला और संस्कृति के डेवलपमेंट को देखा था, जिसमें स्तूप, स्तंभ, गुहा विहार के निर्माण या स्थापत्य कला को हम लोगों ने देखा था। आज मौर्य काल के बाद जो है स्थापत्य कला के विकास को या कला और संस्कृति के विकास को हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो आज का विषय है आर्ट एंड कल्चर के तहत मौर्योत्तर कालीन कला एवं संस्कृति। इसके तहत जो है सुंग और कनव वंश एवं खारवेल का जो कलिंग का जो चेदी वंश है, इन तीनों वंशों के द्वारा स्थापित कला और संस्कृति के डेवलपमेंट को देखेंगे। अलग से जो दक्कन में सातवाहन साम्राज्य स्थापित हुआ, उसके लिए अलग एक क्या लाया जाएगा, लेक्चर लाया जाएगा, जहां हम सातवाहनों के द्वारा विकसित किए गए कला और संस्कृति के भाग को देखेंगे। तो मौर्योत्तर काल के दौरान हम आज जो है सुंग, कनव के साथ साथ जो है कलिंग का चेदी राजवंश के द्वारा डेवलपमेंट को क्या करेंगे, आज हम लोग देखेंगे, डिस्कशन करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि सुंग काल जो है वो सुंग या कनव काल, इसका समय काल कितना है। तो मौर्य वंश के जो अंतिम शासक थे बृहदत्त, जिनकी हत्या जो है पुष्पमित्र सुंग के द्वारा किया गया और सुंग डायनेस्टी स्थापित किया गया 184 बीसी से लेकर के सुंग और कनव को अगर दोनों को पकड़ा जाए तो 30 बीसीई तक जो है इन दोनों का साम्राज्य जो है हमें प्राप्त होता है। और इस दौरान सबसे ज़्यादा जो स्थापत्य कला या आर्ट एंड कल्चर के क्षेत्र में जो डेवलपमेंट दिखा वो सुंग राजवंश के दौरान ही दिखा, क्योंकि कनव राजवंश जो है कुछ ही वर्षों का शासन था, तो उनके द्वारा इस प्रकार का कोई डेवलपमेंट करते हुए हम नहीं पाते हैं। ठीक है, चलिए मौर्य काल और सुंग काल के दौरान जो स्थापत्य कला है या जो आर्ट एंड कल्चर, उसमें क्या डिफरेंस है। मौर्य काल में मूल रूप से जो है दरबार से जुड़े हुए क्या है, दरबारी कला था, अर्थात यहाँ राजप्रसाद के शासकों के द्वारा इसे संरक्षण ज़्यादा दिया गया था और यहाँ पर जो है धम्म या मोरल चीज़ों को ज़्यादा उकेरा गया था अपने कला के माध्यम से। लेकिन सुंग काल के दौरान क्या हो गया, ये मानव के सामाजिक जीवन से जो है जुड़ गया, अर्थात अब दरबार से बाहर निकल करके कहाँ आ गए, सामाजिक जीवन के साथ जो है कला का संपर्क हो गया। तो इस प्रकार जो है सामाजिक जीवन के या मानव जीवन के विविध पहलुओं की ओर हमें क्या होता हुआ दिख रहा है ना, कला और संस्कृति का दिशा जो है हमें सुंग काल की ओर होता हुआ दिख रहा है। सुंग काल के प्रमुख, अगर हम प्रमुख स्थापत्य कला के बारे में बात करें या प्रमुख कला के बारे में बात करें तो भरहूत का स्तूप इसका सर्वप्रमुख उदाहरण है। इसके बाद सांची के स्तूप में भी, वेदिकाओं में भी हमें क्या है ना, सुंग काल का निर्माण देखने को मिलता है। बेस नगर हेलियोडोरस का जो स्तंभ है वो सुंग काल के दौरान बनाए गए थे। सबसे महत्वपूर्ण क्या है, इस काल के दौरान जो है मथुरा स्कूल का विकास हुआ था और जिस पर गांधार कला का क्या देखा जा सकता है, प्रभाव देखा जा सकता है। ठीक है, तो अब सुंग काल के दौरान जो हमें महत्वपूर्ण जो निर्माण है, अर्थात भरूच का स्तूप, सांची के स्तूप की वेदिकाएं और साथ में बेस नगर का जो स्तंभ है, उनको लेकर के क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हो गया भरूच का स्तूप है। ठीक है, चलिए तो भरूच के स्तूप को लेकर के, भरूच का स्तूप ये एमपी के सतना जिले में स्थित है। इस स्तूप का निर्माण वास्तव में अशोक के काल के दौरान जो है शुरू किया गया था, परंतु जो है वेष्टनी और तोरण का जो निर्माण है, अर्थात जो रेलिंग्स का निर्माण किया गया था और या जो द्वार में जो तोरण का निर्माण किया गया था, वो किस काल के दौरान किया गया था ना, सुंग काल के दौरान किया गया था। ये स्तूप पक्की ईंटों से बना हुआ है और इसके चारों तरफ जो रेलिंग है वो भी क्या है ना, पाषाण निर्मित है। इसमें 4 क्या लगे हुए ना, तोरण द्वार लगे हुए हैं। इस स्तूप के पूर्वी भाग में जो है हमें एक लेख प्राप्त होता है, धनभूति का लेख प्राप्त होता है और कहा जाता है धनभूति के द्वारा सबसे अधिक जो है क्या दिया गया था ना, भरूच स्तूप में दान दिया गया था। धनभूति जो है सुंग वंश के प्रमुख शासक नहीं थे, लेकिन कहा जाता है कि हो सकता
सकता है ये कौशल या पांचाल का कोई क्या हो, शासक हो, जो कि शुंग वंश के शासकों के अधीन थे। अर्थात ये एक प्रकार के क्या थे, उनके सामंत के तौर पर या उनके अधीन कोई शासक हमें प्राप्त होता है। तो धनभूति का जो हमें क्या प्राप्त होता है ना, भरूच के स्तूप में धनभूति का उल्लेख हमें प्राप्त होता है। भरूच स्तूप के जो वेदिका है, स्तंभ है, तोरण है, उनमें बुद्ध के जीवन चरित्र, जातक कथाओं को, चित्रों को क्या गया, उकेरा गया है। और जीवन जातक कथाओं के जुड़े हुए मूर्तियां और चित्र हमें क्या है, प्राप्त हो रहे हैं। साथ ही मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं से संबंधित क्या प्राप्त होते हैं, चित्र प्राप्त होते हैं। तो भरूच का स्तूप का जो संबंध है वो शुंग काल के दौरान स्थापित किया गया, जिसका संबंध क्या है ना, मानव जीवन से जुड़े हुए हैं, बुद्ध काल और जातक कथाओं से जुड़े हुए चित्रों से इनके जो वेदिकाओं हैं वहाँ क्या है ना, चित्रांकन या मूर्तियां प्राप्त हुए। ठीक है। इसके अलावा बोध गया के मंदिर के चारों ओर पाषाण वेदिकाओं का निर्माण किया गया है, और ये जो पाषाण वेदिका है वो शुंग काल से संबंधित है। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सांची के स्तूप को लेकर। सांची में 3 स्तूप प्राप्त होते हैं, पहला महास्तूप और अन्य 2 छोटे स्तूप। तो सांची के जो महास्तूप है, महास्तूप का निर्माण जो है अशोक के समय काल के दौरान किया गया था, और शुंग काल के दौरान इसमें क्या किया गया, पत्थर की वेदिका बनाई गई थी। परंतु ये वेदिका भरूच के वेदिका से भिन्न है। भरूच के वेदिका में क्या है ना, हमें देखने को मिला कि बुद्ध के जीवन चरित्र, जातक कथा और मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं का चित्रांकन या मूर्तियां बनाई गई है। वहीं सांची के जो महास्तूप है उसके वेदिका में जो किसी प्रकार का अलंकरण नहीं, अर्थात ये क्या है, अलंकरण रहित है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो तोरण हमें प्राप्त हुआ है, यहाँ जो तोरण प्राप्त हुआ है इतिहासकारों को, उन तोरण में क्या है ना, बुद्ध के जीवन चरित्र और जातक कथाओं के चित्रों से क्या क्या सचाया गया है। सांची के दूसरे और तीसरे स्तूप में भी जो है वेदिका में क्या है, चित्र उत्कीर्ण पाए गए हैं। तो इस प्रकार सांची के महास्तूप के वेदिका में चित्र तो अलंकरण नहीं है, लेकिन तोरणदार में क्या प्राप्त हुए, अलंकरण प्राप्त हुए हैं। सांची के 3 स्तूपों का भी संबंध जो है शुंग काल के दौरान रहा है। चलिए इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि बेसनगर का स्तंभ, जिसे हेलियोडोरस का स्तंभ कहा जाता है और वैष्णव धर्म से जो है संबंधित माना जाता है। ये विदिशा से प्राप्त हुआ है, और ये हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ है। ये एकात्मक रचना है। ठीक है। शीर्ष भाग में क्या है ना, घंटे की तरह है, एवं शीर्ष भाग में क्या है ना, घंटे की तरह, और ये वैष्णव धर्म से क्या संबंधित है। तो ये जो स्तंभ है वो भी शुंग काल के दौरान बनाया गया है। चलिए इसके अलावा मृद मूर्तियां की अगर हम बात करें, मृद मूर्तियों की अगर हम बात करें या मूर्ति कला की अगर हम बात करें, इस काल में बहुसंख्यक मूर्तियां जो है कौशाम्बी से प्राप्त हुआ है। याद रखिएगा, कौशाम्बी से क्या है, बहुत सारी मूर्तियां प्राप्त हुई। उनमें स्त्री की मूर्तियां, श्री लक्ष्मी की मूर्तियां जो है काफी संख्या में प्राप्त हुआ है। यहाँ की मूर्तियों में जो है स्त्री और पुरुष के विभिन्न मुद्राओं की मूर्तियां प्राप्त हुई है। तो मृद मूर्तियों के लिए जो है कौशाम्बी का क्षेत्र जो शुंग काल के दौरान काफी जो है प्रसिद्ध था। ठीक है। चलिए अब शुंग काल के बाद, तो शुंग काल के दौरान हमें क्या क्या रचनाएं प्राप्त हुई। तो शुंग काल के दौरान हमें जो है भरूच का स्तूप प्राप्त हुआ, पहला। दूसरा हमें प्राप्त हुआ सांची की 3 स्तूप, जिनमें महास्तूप की वेदिकाओं में, साथ में तोरण द्वारों में, और सांची के अन्य 2 स्तूपों के वेदिकाओं में जो है हमें शुंग काल के क्या मिले, चित्रांकन प्राप्त हुए। बेसनगर का जो स्तंभ है वो भी शुंग काल के दौरान बनाए गए थे। इसके अलावा जो मृद मूर्तियाँ या जो मूर्तियाँ हैं वो भी क्या है ना, कौशाम्बी से हमें प्राप्त हुए हैं। ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कलिंग का जो चेदी राजवंश, जो कि 1st सेंचुरी BCE में बना था, और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की अगर बात करें तो हमें जो है चेदी महाजन पद करके क्या मिल रहा है ना, एक महाजन पद प्राप्त हो रहा है। और ये चेदी जो है आगे चलकर उड़ीसा में जा करके जो है हो सकता है कि चेदी राजवंश स्थापित किया था। ये जो चेदी राजवंश है उसके संस्थापक कौन थे, तो मेघवाहन जो है चेदी राजवंश के संस्थापक थे। और इसका प्रमुख शासक कौन था ना, खारवेल ना केवल एक प्रमुख योद्धा था, बल्कि वे निर्माण के दृष्टिकोण से भी या आर्ट और संस्कृति के दृष्टिकोण से भी काफ़ी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अर्थात उनके निर्माण जो है काफ़ी इतिहास में क्या है, चर्चित है। ठीक है। चलिए तो उनके द्वारा क्या कुछ बनाया गया था उनको लेकर के डिस्कशन करेंगे। अन्य शासकों के उलटफेर अगर हम खारवेल की बात करें तो खारवेल जैन धर्म का क्या था ना, संरक्षक थे। और जैन साधुओं के लिए उन्होंने अपने शासन के 13वें वर्ष क्या बनाया था, उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाओं का निर्माण किया था।
इन्हीं उदयगिरी और खंडगिरी की गुफा उदयगिरी की गुफाओं में खारवेल का हाथी गुफा लेख भी प्राप्त होता है, जहां इनके उपलब्धियों का हमें क्या प्राप्त होता है ना, डिस्कशन प्राप्त होता है। तो खारवेल ने जो है जैन धर्म के संरक्षक थे और जैन साधुओं के लिए अपने 13वें वर्ष में क्या बनाए थे ना, उड़ीसा में उदयगिरी और खंडगिरी का गुफा का निर्माण किया था, जो कि कुमारी पहाड़ी में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर उदयगिरी की बात करें तो उदयगिरी में क्या है, रानी गुफा है और रानी गुफा का जो रिलीफ चित्रकला है वो उच्च कोटि का प्राप्त होता है। इसके अलावा खारवेल के द्वारा जो है एक भव्य भवन बनाया गया था, जिसे महाविजय प्रसाद भी कहा जाता है। तो एक भव्य भवन का भी निर्माण खारवेल के द्वारा किया गया था। साथ में खंडगिरी की अगर बात करें तो खंडगिरी में अनंत गुफा में उच्च कोटि का क्या पाया जाता है ना, अलंकरण पाया जाता है। उदयगिरी में जो है 19 और खंडगिरी में क्या है ना 16 क्या है ना गुफाएं हैं। तो इस प्रकार मौर्योत्तर काल में अगर हम बात करें, जिनमें सुंग काल, कण्व और कलिंग का जो चेदी राजवंश लिया गया, इनमें जो निर्माण प्राप्त हुए उनमें कौन कौन से प्रमुख है, भरूच का स्तूप हो गया, सांची के स्तूपों की वेदिकाएं और तोरण द्वार, बेसनगर का जो स्तंभ है हेलियोडोरस स्तंभ या गरुड़ स्तंभ जिसे कहते हैं, साथ में कौशाम्बी के क्षेत्र में जो मृण मूर्तियां प्राप्त हुए, और कलिंग के चेदी राजवंश खारवेल के समय काल के दौरान उदयगिरी, खंडगिरी या हाथी गुफा का जो लेख है, ये काफ़ी क्या है ना महत्वपूर्ण क्या है ना कला और संस्कृति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान है इतिहास में। तो इसे क्या करना है, इसे आप लोगों को अपने मेमोराइज करना है और बहुत ही कम शब्दों में हमने इसे जो है कलेक्शन किया है, ताकि जो है आपके दिमाग में ज़्यादा वेटेज ना पड़ते हुए आप इसे क्या रख सके, याद कर सके। आगे सातवाहनों के लिए क्या करें, अलग से लेक्चर लाया जाएगा, जिनमें सातवाहन काल के दौरान जो डेवलपमेंट हुआ आर्ट एंड कल्चर, उसके लिए हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।